हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न दिया है कि महौषधि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो इसका हो जाएगा महा प्लस औषधि। अगला क्वेश्चन है मैंने घर जाना था। तो इस वाक्य में आप सोचते देखिए, मैंने नहीं होता है, मुझे होता है, मुझे घर जाना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। आगे कह रहे हैं निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग की यदि मैं बात करूं तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रचना स्त्रीलिंग है। अनिल और अनल का सही अर्थ देना। देखिए, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो अनिल का अर्थ होता है वायु और अनल का अर्थ होता है अग्नि। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित में से अव्यय बताओ। तो अव्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का अर्थ बताओ। तो इसका मतलब ये होता है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो शक्तिशाली संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। तो अघोष वर्ण होता है ये, यानी पहला और तीसरा हर वर्ग का व्यंजन अघोष होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रखा, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। तो बहुवचन में हमेशा प्रयोग होता है प्राण का, ये बहुवचन में आता है। ने किस कारक का चिन्ह है। तो ने की यदि मैं बात करूं तो कर्ता ने कर्म को है, नहीं तो ये पहला ही कारक है। कारक के भेद होते हैं 8। ठीक है, आगे बात करना है अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, एक तद्भव शब्द है, यानी ये जो 4 शब्द दिए हैं इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, हमें ये बताना है। तो अदरक तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। प्रेरणार्थक क्रिया है, तो बोलना। बोलना क्या है, बोलना प्रेरणार्थक क्रिया है। आगे चलते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इस 12 की, इसमें क्या रखा, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल बताओ। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है, इसकी यदि मैं बात करूं तो ये आपका पूर्ण वर्तमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे ना जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दुर्लभ। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें क्या रखा, सद्भावना शब्द में समास बताओ। तो जो सद्भावना है इसमें कौन सा समास होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका कर्मधारय समास। मुदित मनोहर मानस देखी, पंक्ति में अलंकार बताओ। तो देखो, मुदित मैं सब में मैं उसकी आवृत्ति हो रही है व्यंजन की। तो इसका जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है उसे पूछते हैं, उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे चारू चंद की चल चल के में। क्वेश्चन नंबर 16 की यदि मैं बात करूं, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है, तो भैया मातृभूमि में नहीं है र व्यंजन, बाकी सब में र व्यंजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करना है, उत्थान शब्द का विलोम बताओ। तो जो उत्थान शब्द होता है इसका विलोम होगा ऑप्शन नंबर ए, पतन। उत्थान मतलब उठना और पतन मतलब नीचे गिरना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देवता शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुधाकर। ठीक है, बाकी सब देवता के पर्यायवाची हैं। बताइए सुधाकर किसका पर्यायवाची है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताओ। तो प्रति प्लस एक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूं तो वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय बताइए। तो वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय हो जाएगा एक, विज्ञान प्लस एक वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। इसमें कहा है बहुत दिनों बाद दिखना वाक्य के लिए मुहावरा बताओ। तो बहुत दिनों बाद दिखना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ईद का चांद होना। ऑप्शन नंबर सी राइट विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं। इसमें क्या रखा, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य बताओ। मतलब एक वाक्य गलत लिखा हुआ और बाकी 3 वाक्य सही हैं। तो इसमें पहला वाक्य देखते हैं पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं, कृष्णा कृष्णा जी के अनेकों नाम है। अरे भाई यही गलत है, कृष्ण के अनेक नाम होता है, अनेकों शब्द गलत दिया। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या रखा है, वीर रस का स्थायी भाव बताओ। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है ऑप्शन नंबर डी, उत्साह। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 के। 24 में क्या रखा है, निम्नलिखित में भाववाच्य का उदाहरण बताओ। मतलब भाववाच्य वो होता है जिससे भाव प्रकट होता है, भाव व्यक्त होता है। तो ये कह रहे हैं शीला से खाया नहीं जाता। ओहो भाई बड़े दुख की बात है, तो इसमें भाव निकल लिया ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूं, काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद बताओ। तो काम नहीं करता, इसमें अव्यय पद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं। ठीक है, बाकी अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई, मुझे इस समय आवश्यकता है आपके सब्सक्राइब की।
प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने यार दोस्तों में वीडियो के लिंकों को शेयर कर देना। कोई बात है, आप किसी का भला चाहोगे तो निश्चित ही आपका भला होगा, ठीक है, ऊपर वाला सब देखता है। क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्टली पंचुएटेड, यानी सेंटेंस की हम बात करें तो इसमें करेक्ट पंचुएटेड का जो प्रयोग हुआ था कौन से सेंटेंस में हुआ है, कौन सा सेंटेंस इन चारों में से सही है, ये हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूं, आई लाइक रीडिंग, ही लाइक प्लेइंग, मैं खेलना पसंद करता हूँ और वो, सॉरी, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ और वो खेलना पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, कौन सी, आई एम गोइंग टू प्ले, यानी प्ले द गार्डन। ये जो प्ले है ना, प्ले वर्ब है, तो प्ले के साथ कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, तो इन का आ जाता है गार्डन माने बगीचे में। 28वें क्वेश्चन की बात करें, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, मतलब ये जो चार ऑप्शन लिखे हैं उनमें से एक की स्पेलिंग सही है, बाकी की स्पेलिंग गलत है लिखी हुई, ठीक है। तो 28 की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ये स्पेलिंग सही है लिखी हुई, बाकी सबकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है, मैनवेल। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में, राइट अपोजिट द गिवन वर्ड्स, यानी ये जो स्टेल दिया है ना, स्टेल, इस स्टेल का हमें विलोम शब्द लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए, स्टेल का अर्थ होता है सड़ा हुआ, ये जो स्टेलस का अर्थ होता है सड़ा हुआ या बासी। अब यदि हम बात करें तो इसका विलोम देखना है, विलोम को देखना है जिसका अर्थ होता है ताजा, मतलब फ्रेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर मैं बात करूं तो 30 में क्या रखा है, यहाँ भी अपोजिट बताना, अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द, ये जो मॉडर्न, मॉडर्न माने होता है आधुनिक यानी नया, तो इसका क्या हो जाएगा, एसेंट माने होता है प्राचीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या रखा है, करेक्ट प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन का यूज करना है, कौन सा प्रोनाउन इसमें आएगा। आफ्टर स्कूल यू एंड मस्ट डिस्कस ए फ्यू थिंग्स, ठीक है ना, तो हमें सही प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज करना है। तो दिए गए वाक्य में ये यदि हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन यानी आई का प्रयोग उपयुक्त होगा यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें तो इसमें दे रखा है, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सुटेबल फॉर द गिवन वर्ड ऑफ सेंटेंस, यानी हमने बताना वाक्य के लिए एक शब्द कहने का मतलब ये है वन वर्ड बताना हमें। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ए प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट, मतलब एक स्थान जहाँ पर के जो है एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन हो जाएगा मतलब डी, मतलब हैंगर, मतलब जहाँ पर सारी चीज़ें रखी जाती है, टांगी जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करें तो इसमें क्या रखा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक, मतलब हमें एडजेक्टिव बताना, ये जो हाउ है, हाउ, ठीक है ना, चॉकलेट हैव यू ईटन टुडे, तुमने चॉकलेट कैसे खाई, ठीक है ना, या मतलब कितनी खाई। तो हाउ की यदि हम बात करें तो हाउ के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आएगा वी, यानी हाउ मैनी, यानी कितनी चॉकलेट खाई, संख्या पूछ रहे हैं ना वो। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ये जो इवेल शब्द दिया है इसका मीनिंग इसमें से कौन सा है मिलता जुलता, ये हमें बताना है। तो देखो, इवेल कि यदि मैं बात करूँ तो ईमेल का अर्थ होता है बुरा, और वैसे ही एक शब्द दे रखा बैड, इस बैड का मतलब भी बुरा होता है, यही निकलेगा। और यही बात हमें बतानी है क्वेश्चन नंबर 35 में, कह रहा है ना करेक्ट मीनिंग, ये करेक्ट मीनिंग बताना। तो गिवन वर्ड यानी चॉइस, ये जो चॉइस है इसका पहले तो हमें अर्थ पता होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो इसी से संबंधित कौन सा होगा, देखो इसका अर्थ होता है अव्यवस्था या उपद्रव, अव्यवस्था या उपद्रव होता है। और यदि मैं बात करूं तो इसका यह है डिसऑर्डर, इसका मतलब भी यही होता है अव्यवस्था या उपद्रव। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब ये जो वाक्य दिया है इसमें हमें विस्मयादि मतलब इंटरजेक्शन वर्ड बताना कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात कर रहे हैं तो देखिए जो शुरू में दिया होता है वही इंटरजेक्शन वर्ड होता है, तो हुआ इंटरनेट इंटरजेक्शन वर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है, डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट इन द सेम वे, ठीक है, लॉयर्स इज रिलेटेड, मतलब क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 37 में,
उन्होंने क्वेश्चन तो दिया ही नहीं, क्वेश्चन तो दिया ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर मैं बात करूं तो चलो क्लाइंट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहे हैं। चूज द प्लूरल ऑफ द वर्ड बॉक्स। यानी ये जो बॉक्स वर्ड दिया है ना आपका, ये वाला ये बॉक्स वर्ड दिया है, इसका हमें बहुवचन बताना। बहुवचन को ही अंग्रेजी में हम प्लूरल बोल देते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बॉक्सेज, यानी बक्से का बक्से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर रहे हैं। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। यानी देखो ये दिया है ही इज इंटेलिजेंट, तो देखो ही इज, इधर ये ही और इज, ये पॉजिटिव है निगेटिव शब्द नहीं है, तो इधर निगेटिव वाला आ जाएगा और शॉर्ट फॉर्म में आता। अगर इधर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, और इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर मैं बात करूं तो ही इज तो हो जाएगा ही इज नॉट, ठीक है, तो इजंट नॉट आ जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रखा है चूज द मैग्निफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बलेट। मतलब ये जो स्पेलिंग्स दी हैं EDSU, इन स्पेलिंग्स का यूज करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो भैया ये बनाया सकता है, ये नहीं बन सकते। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 में क्या रखा है इन्होंने, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन दैट suit द गिवन सेंटेंस। मतलब इसमें कौन से नाउन का प्रयोग किया जाएगा ये हमें बताना है। जैसे मैं बात करूं, ए हर्ड, ए हर्ड ऑफ कैटल बाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या रखा है, रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस। यानी ये जो वाक्य हमें दिया है, दे विल कम हेयर शॉर्टली, ठीक है, ये वाक्य बताना हमें कौन से काल का है। तो देखो भैया एक बात याद रखना, ये विल और सेल किस में आते हैं, फ्यूचर में आते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 की मैं बात करूँ तो इसमें क्या रखा है, चूज द करेक्ट वर्ब। यानी वर्ब का प्रयोग करना, दे योर टीचर यस्टरडे, दे माने वे, योर टीचर तुम्हारे अध्यापक, यस्टरडे माने कल। तो हमें यहाँ पर वर्ब बतानी है। वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो दे मेट, मैट, मीट की मैट हो जाएगी, सेकंड फॉर्म लेगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। आगे बात करना है, फिल इन द ब्लैंक सुटेबल वर्ब टू द मेक द गिवन सेंटेंस पास्ट परफेक्ट। यानी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है तो कौन सी वर्ब का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट के वाक्य की मैं बात करूं तो इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर हैड आता है, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चूज द करेक्ट वर्ब, यहाँ भी हमें करेक्ट वर्ब का प्रयोग करना है क्वेश्चन नंबर 45 में। तो आई फाउंड, मैंने पाया, ए बुंच ऑफ की, यानी चाबियों का एक गुच्छा प्राप्त किया, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य था। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। सी क्लेम्ड अप टू द ऑफ द माउंटेन। तो देखिए सी माने वह, क्लेम्ड माने चढ़ गई, अप टू द यानी ऊपर, द पीक माने चोटी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 की अगर मैं बात करूं तो ये वाला पीक शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलिए, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा इस प्रकार है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स wrongly quietly। तो क्वेश्चन नंबर 47 की यदि मैं बात करूं तो इसमें हमें इडियम्स बताना है wrongly quieted, तो इसका हो जाएगा ए स्ट्रा ऑफ मैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 48 की बात कर रहे हैं, चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। यानी मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इसमें हमें सब्जेक्ट बताना है। तो मैं ही तो हूँ, मैं ही तो काम कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 48 की यदि मैं बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सब्जेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी आई हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 में कह रखा है कि पिक द जेंडर फेमिनाइन ऑफ लेड। ये जो लेड है ना, लेड, इसका हमें जो बताना है वो फीमेल बताना है, यानी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हमें बताना है, ठीक है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हमें बताना है। तो जो लेड है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा लेस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहे हैं चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, कहने का मतलब ये है द कैमल यानी ऊंट, इज माने है द शिप माने जहाज में, और द डेरेस्ट, ठीक है। इसमें हमें जो है फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, यानी कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर मैं बात करूँ तो मैथ ऑफ और का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा।
यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो देखो दोस्तों अभी 15 मिनट हुए और 15 मिनट में मैंने 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम अगला सेशन जीके के सेशन की बात करते हैं। तो जीके का पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका आपका हो जाएगा कि डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था। तो भैया भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 में हुआ था, ये तो सबको याद है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, सुनामी शब्द का संबंध किससे है। तो सुनामी शब्द का संबंध है समुद्री भूकंप से। आगे हम बात कर रहे हैं कि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य कौन सा। तो भैया उत्तर प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा भी यही है, राज्यसभा भी यही है, सब कुछ यही है ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 55, अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ कहाँ मिलती हैं। तो भैया देवप्रयाग में दोनों मिलती हैं और यहीं से नाम कहलाती है गंगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 56 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कह रखा है मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती हैं। तो मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं तो वायुमंडल की परत सी में होती है, जिसको बोलते हैं हम क्षोभ मंडल। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57, नक्कटैया मेला कहाँ लगता है। तो भैया नक्कटैया मेला उत्तर प्रदेश में लगता है और उत्तर प्रदेश का भी ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका वाराणसी यहाँ लगता है नक्कटैया मेला। सूखी बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं। ठीक है, तो सूखी बर्फ को कहा जाता है भैया आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जंग लगना। ठीक है ना, ये जो जंग लगना है मतलब लोहे में जो जंग लगता है ये किस कारण लगता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ये जो जंग लगता है ना ये रेडॉक्स अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर मैं बात करूं तो 60 में कह रखा है कि भारत के किस स्थान पर औसतन सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत के किस स्थान पर औसतन सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भैया मानसिंह राव में। ठीक है ना, यदि हम बात करें तो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होती है जो कि मेघालय राज्य के अंतर्गत आता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भैया भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर रहे हैं भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में एसी तथा डीसी का क्या तात्पर्य है। तो विद्युत क्षेत्र में एसी और डीसी का तात्पर्य है भैया ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी यानी अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रखा है नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि की स्थापना किस वर्ष हुई। मतलब जो नाटो है ये जो नाटो संगठन है इसकी जो है संधि यानी स्थापना कब हुई थी ये हमें बताना है। तो 1949 में नाटो का गठन किया गया था और भारत भी नाटो का सदस्य है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो सहारा मरुस्थल की यदि मैं बात करूँ तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है ना, तो ये दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें। देखो मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप किस विषय पर कैसी वीडियो चाहते हैं वो मुझको बताइएगा। मैं उसी विषय पर वैसे ही वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। मेरा ना कोई ऐप है और ना ही मैं कोई चार्ज लेता हूँ, फ्री पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में वीडियो का लिंक शेयर कर देना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूं कि हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर रहे हैं दाब के एस आई मात्रक को क्या कहते हैं। तो भैया जो दाब का एस आई मात्रक होता है वो कहलाता है आपका पास्कल। ऑप्शन नंबर सी 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 67 की अगर मैं बात करूं तो 67 में कह रखा है निम्न में से कौन से राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। तो भैया आपका जो क्वेश्चन नंबर 67 है ये जो नागालैंड है ना इसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। आगे बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी। तो भैया राजा राम मोहन राय ने जो स्थापना की थी वो की थी आपकी ब्रह्म समाज की। बताओ कब की थी, डेट आप बता दो। चलिए
आगे बात करना है खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 की यदि मैं बात करूं तो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, ठीक है ना। यानी ये 27 में हुआ था, 1527 में। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे भारत में, चारों युद्ध जीता था। 1526, 27, 28 और 30 में इसकी मृत्यु, 29-30 में मृत्यु हो गई थी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रखा है 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी कौन था। तो जो जलियांवाला बाग हुआ था उसका था जनरल ओडायर, क्योंकि इसी ने जो है गोलियां चलाने का आदेश दिया था, धुआंधार फायरिंग करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है वर्तमान में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल कितनी है। देखो इस समय अगर मैं बात करूं तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से था। तो अशोक जो था वो मौर्य वंश का था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य उसका पिता, उस चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक। तो ये मौर्य वंश का राजा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करना है। 74 में कह रखा है पृथ्वी पर रात दिन का होना, इसका कारण क्या है। मतलब पृथ्वी पर जो रात दिन होते हैं इसका कारण है ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी की दैनिक गति। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। 75 में कह रखा है कि सबसे पुराना वेद कौन था। मतलब सबसे पुराना वेद या सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, और ये मानव की सबसे प्राचीन रचना भी है। देखो भाई साहब 21 मिनट में 75 क्वेश्चन खत्म कर दिए, इससे सुपर फास्ट और मैं क्या करा सकता हूँ और कौन करा सकता। चलिए, मैथ बच्चे यूँ कहते हैं कमेंट में कि सर सारा मैथ आप ही सॉल्व कराते हो, तो चलो मैं हल्का हल्का बताता रहूँगा, सॉल्व आप करते रहना भैया। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कह रखा है वह छोटी से छोटी संख्या जो 6, 12 तथा 18 से भाज्य होती है। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 76 में कुछ नहीं करा, 6, 12 और 18 जो दिया है ना, इसकी यदि मैं बात करूँ तो लैसा निकाल लो। इसका लैसा निकल के आएगा 36। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 36 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रखा दो क्रमागत पूर्णांक जिनके मध्य 5/7 स्थित है। यानी क्वेश्चन नंबर 77 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब जो 0 से बड़ा हो, जो 1 से छोटा हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा मतलब वो 0 और 1 के मध्य आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर है, ठीक है। चलिए, ये देखो हल करने का सवाल है, आप खुद कर लेना। मेरे से बोलते भी हैं कि सर हल हमें करने का ऑप्शन, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो देखो 81 किसका वर्ग है, 9 का। यहाँ से 9 निकलेगा, और ये किसका वर्ग है, 8 का। 9 और 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 9 और 8 आ जाएगा। 9 और 8 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है। ये कह रखा है वह कौन सी दो अंकों की संख्या है जब 27 में जोड़ी जाती है तो उसके अंकों की जगह उल्टी हो जाती है। यानी देखो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 80 की, तो इसमें जो कह दिया है वो ये कह दिया है कि अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 27 से जोड़ी जाए तो उसके अंकों की जगह उल्टी हो जाती है, तो इसका 47 आंसर हो जाएगा। देखो ये भी सरल करने का है, ये सब जोड़ घटा गुणा भाग के सवाल है, कर लेना। 32 तथा 16 का लघुत्तम सामर्थ्य, यार जो 32 को भी भाग देता है 16 को भी भाग देता है, मतलब इन दोनों का लघुत्तम सामर्थ्य निकाल लियो। लघुत्तम सामर्थ्य नहीं आता, अरे पहले 32 के टुकड़े कर लो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। वैसे हम किसके कर लेंगे, 96 कर लेंगे, और दो दो के जोड़े में से एक ले लेंगे, जो बचेगा बाद में उसे भी ले लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 82 की यदि मैं बात करूँ तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यानी 96 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 83 की, कर लेना, बहुत हल्का कराया। 84 भी बहुत हल्का है, ठीक है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बताने योग्य हो, ठीक है। जब तुम लोग कहते हो कि सर मैथ इजी है तो लो करो, कितना इजी है तुम करो ना, ज़्यादा इजी है तो मैथ लो। अगला पेपर मैं बहुत हार्ड लेकर आऊँगा और उसे मैं खुद सॉल्व कराऊंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80,950 को संख्या में लिख लो। तो भैया 80,950 की यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 89 की, तो बताओ इस साल का क्वेश्चन कोई है 80,905, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रखा है एक बल्लेबाज ने 70 मैच में 87 रनों का स्कोर बनाया और इसी प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 70वें मैच के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो भैया क्वेश्चन नंबर 90 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या करना है, अरे भैया कह रहा है 16 मैचों में रन मान लो, औसत उसने कितने बनाए, एक्स बनाए, ठीक है ना। तो प्रश्न के अनुसार हमें क्या करना है, इसमें ये फ्रैक्शन बनेगी यहाँ पर, यानी कि 16 गुणा एक्स प्लस 87। ओह पेन भी खत्म हो गया हमारा, एक मिनट, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 16 गुणा एक्स प्लस के 87, ठीक है। और यदि मैं बात करूं तो इसके बटे में आ जाएगा तुम्हारा 17, क्योंकि 17 मैच बता दिया, और बराबर में हम लेके चलेंगे कितना, एक्स प्लस के 3। और जब इस रिएक्शन को मैं हल करूंगा तो एक्स के बराबर कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी 36 और प्लस 3 जोड़ दूंगा उसमें तो 39 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे यदि मैं बात करूं तो 91 देख लो, हो जाएगा, कर लो, आप लोग कहते हो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, हल कर लो, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर हमें बता देना। चलिए कमेंट बॉक्स में इनके सबके आंसर मेरे को बता देना। ठीक है, 98 की यदि मैं बात करूं तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और 94 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 94 कह रहा हूँ, 99, 99 का आंसर हो जाएगा 10, यानी ये। और 100 का आंसर हो जाएगा, ये भी कई बार कराया मैंने 100 का क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 100 का वो हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए हाँ 97 का भी आंसर पूछ लो। 97 का आंसर हो जाएगा आपका, मेरे ख्याल से 25% आना चाहिए, ये हो जाएगा। 96 की अगर मैं बात करूँ तो 96 का आंसर 7 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और 95 के आंसर की यदि मैं बात करूँ तो 95 का आंसर है 3 हो जाएगा। चलिए 94 की अगर मैं बात करूँ तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, 94 का आंसर हो जाएगा 2304, 2304 का अंग्या, ये है ऑप्शन नंबर डी। 93 की यदि मैं बात करूँ तो किस संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक है, तो 3 का स्थानीय मान सबसे अधिक हो जाएगा, क्योंकि 3 ही जो है सबसे आगे रखा। तो दोस्तों यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। कल के लिए मैं बहुत हार्ड वो लेकर आऊँगा आपका प्रैक्टिस सेट, और देखो जीके की महा मैराथन कराऊंगा, कोई कहीं से जीके मत पढ़ना, मेरी एक क्लास देख लेना, वहाँ से जीके फंस जाएगा, गारंटी के साथ, नहीं फंसा तब कहना। धन्यवाद, मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।